बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे ख़ास और बड़ी खबर 6 जजेस के ख़त का मामला और उस पर होने वाली सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो 7 मेंबर्स बेंच ने की और बेंच की सदारत जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की। पूरा अहवाल आपके सामने रखेंगे। शुरू करते हैं इस पॉइंट से कि आज की ये जो 7 रुकनी बेंच था, इसकी समाअत में जस्टिस काजी फाइज ईसा प्रेशर में नज़र आए, हिले हुए नज़र आए, परेशान नज़र आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा परेशान भी थे, नदामत भी थी, शर्मिंदगी भी थी। नदामत और शर्मिंदगी को छुपाते हुए नज़र आए और डाइवर्ट करते भी नज़र आए। पूरे इस इशू में बार बार उन्होंने इंटरफेयर करने के बाद खसियानी हंसी भी हंसी, परेशानी भी नज़र आई, झुंझलाहट भी नज़र आई और बार बार उन्होंने अटॉर्नी जनरल को रेस्क्यू करने की भी कोशिश की। जजेस के दूसरे रिमार्क्स को भी डाइवर्ट करने की कोशिश की। दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि पूरे मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ख़ासे हद तक जस्टिस काजी फाइज ईसा नाकाम हुए। हाँ, आखिरकार उनके पास एक इख्तियार है चीफ जस्टिस के तौर पर, तो इस मामले को तवालत की तरफ वो लेकर गए हैं, जहां पर वो दबाने के मामले में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल शुरू करते हैं आज की जो कार्रवाई है उसकी तरफ। जब ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हामिद खान साहब, जो कि बहुत ही सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनका ताल्लुक़ है, लेकिन अपीयर वो एक वकील के तौर पर हुए थे। और आपको पता है कि अहमद खान साहब ने तो कल परसों ही लाहौर के अंदर कहा था कि इसमें जो जमातें हैं वो ना आएँ, ये वकीलों का मामला है, वकीलों को हैंडल करना चाहिए, अदालती मामला है, उसको हैंडल करना चाहिए। गो कि मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। बहरहाल आज अदालत में भी वो एक वकील के तौर पर आए और उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को कहा कि उनकी पटिशन को सुना जाए। वो पटिशनर हैं, उन्होंने पटिशन फ़ाइल की है, जिस पर काजी साहब ने लंबा लेक्चर दिया कि पटिशन अब जो है वो आपको पता है कि नए कानून के मुताबिक जो एक इंतज़ामी कमेटी है 3 जजेस की, वो उसको देखेगी, नंबर लगाएगी और फिर पटिशन जो हमारे सामने आएगी। ऐसे हम डायरेक्टली नहीं सुन सकते। बहरहाल उनका रवैया हामिद खान साहब से बेहतर रवैया था, अच्छा रवैया था, शाइस्ता रवैया था। लेकिन उसके साथ ही जब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब की एप्लीकेशन फ़ाइल करने की बात आई और उनके जो जूनियर थे उन्होंने भी बताया कि एतजाज़ एहसन साहब भी पटिशनर हैं, उन्होंने भी फ़ाइल की, तो खासे फ़ौरन गुस्से में आ गए। काजी साहब का जो कंट्रास्ट था उनके बिहेवियर का, रवैये का, वो खासा नज़र आया, जिससे नज़र आता है कि एतजाज़ एहसन से कुछ ख़ास खुश नहीं है। फिर काजी साहब ने अगला काम क्या किया, उन्होंने कहा कि ये देखिए कि कितना गैर महज़्ज़ब सोशल मीडिया है। कल भी आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत वो नाराज़ थे, कह रहे थे कि मेरी बीवी के बारे में गलत खबर दी है, कि वो भी मीटिंग में मौजूद थी और लग रहा है कि अब सोशल मीडिया पे भी पाबंदी लगाना चाहते हैं। उस पर मतीउल्लाह जान ने उन्हें भरपूर जवाब दिया है कल की बात पर, वो कोशिश करेंगे वीलॉग के आखिर पर रखने की। बहरहाल अभी क्योंकि समाअत की बात कर रहे हैं तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि देखिए कितना गैर महज़्ज़ब सोशल मीडिया है। जस्टिस जिलानी के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें की, जिसकी वजह से वो उस कमीशन को छोड़ गए और उन्होंने उससे दूरी इख्तियार की। मतलब काजी साहब का कहने का था कि जस्टिस जिलानी साहब खुद से नहीं गए, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो तनकीद हुई उसकी वजह से भागे। इसमें एक बहुत बड़ा तज़ाद है, गलत बयानी है, झूठ है, वो तो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले सोशल मीडिया पे बात हो जाए, क्योंकि काजी साहब ने कहा कि महज़्ज़ब माशरों में ऐसा नहीं होता। तो काजी साहब, मेरा आपसे जवाब है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उम्मीद है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्या महज़्ज़ब माशरों में इस तरह के चीफ जस्टिस होते हैं? क्या सिर्फ जज ही ऐसे होते हैं? ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, जैसा कंडक्ट आपका है, क्या महज़्ज़ब माशरों के अंदर किसी जमात से उसका साइन छीना जाता है और वो भी चीफ जस्टिस उस मुल्क का छीनता है? रात के 11 बजे पटिशन फाइल होती है, उस पटिशन को रात को ही नंबर लगा के अगले दिन सुना जाता है। क्या महज़्ज़ब माशरों में अगर किसी मुल्क की हाई कोर्ट ये फैसला दे कि वहाँ पर जो आरओज़ होंगे वो जुडिशरी से होंगे, जो हमेशा होते हैं उस मुल्क में, ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी जो धांधली करेगी, क्या किसी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा चीफ जस्टिस होगा जो एक पार्टी को सुने बगैर ही हाई कोर्ट का वो फैसला उड़ा दे और अपनी मर्ज़ी के आरोज़ लगा दे ताकि इलेक्शन चोरी हो सके, असम्बली बन सके, 2/3 मेजॉरिटी छीनी जाए ताकि उसी चीफ जस्टिस को अगली एक्सटेंशन दे दी जाए? ऑनरेबल काजी फाइज ईसा साहब, बताइए क्या महज़्ज़ब माशरों में इस तरह के चीफ जस्टिस होते हैं? ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, ये बताइए कि क्या महज़्ज़ब माशरों में इस तरह से होता है कि एक आलिया हमज़ा जो
आग लगाती है बकौल प्रोसिक्यूशन के लाहौर के अंदर, एन उसी वक्त वो मियांवाली में भी लगाती है, फैसलाबाद भी लगाती है, बक्कर भी लगाती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ वो आग लगाती है। आपके जजेस एक जगह से उन्हें ज़मानत मिलती है तो दूसरे केसेस में रिमांड देते हैं, अपना जुडिशल की बजाय बल्कि पुलिस कस्टडी के फ़िज़िकल रिमांड दिए जाते हैं, जुडिशल रिमांड दिए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगहों पर उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या ऐसा महज़ब माशरों में होता है? ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्या महज़ब माशरों में अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ी को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी समाअत तक अदालत में नहीं होती? जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्या ऐसा होता है ऑनरेबल माशरों में कि वहाँ का चीफ़ जस्टिस जो है वो सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का जो केस है उसको दबा के बैठ जाता है? ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, क्या महज़ब माशरों में यह होता है कि चीफ जस्टिस को अपनी बीवी के बारे में लगी खबर का तो पता हो, लेकिन खतीजा शाह की खबर हो, आयशा भुट्टा की खबर हो, पाकिस्तान की बेटियों की खबर हो, पाकिस्तान की बेटियों को उठाने की खबर हो, अगवा करने की खबर हो, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता? जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्या महज़ब माशरों में इस तरीके से होता है कि एक अदालत से लोग ज़मानत लें तो दूसरी अदालत में उनको फेंक दिया जाए और 3 MPO के ऑर्डर्स के तहत उन्हें कंट्रोल किया जाए, मुल्क के पूरे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की तबाही कर दी जाए, बेटियों, बेटों, माओं, बहनों, लोगों की चादर चार दीवारी, कोई इज्जत लोगों की महफूज ना हो, और वहाँ का काजी वक्त जो है वो अदालत में बैठ के मुस्कराए, खसियानी हंसे, कभी इधर छुपाए मुंह, कभी उधर छुपाए, सिर्फ अपनी एक्सटेंशन पर आंखें लगा के बैठा हो और लोगों को भाषण दे कि महज़ब माशरों में ऐसा नहीं होता? तो ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप माज़रत के साथ बदकिस्मती से मुनाफ़कत कर रहे हैं और महज़ब माशरों में जो सब कुछ होता है वो आप नहीं बता रहे। जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, महज़ब माशरे में चीफ जस्टिस ये कभी गलत बयानी नहीं करेगा कि जस्टिस जिलानी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से गए हैं, बल्कि महज़ब माशरों के अंदर चीफ जस्टिस ये बताएगा कि मेरी नालायकी को जस्टिस जिलानी सीधी तौर पर एक्सप्लेन करके गए। उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि ये अदालती मामला है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं है, और अगर मैं इस कमीशन की सरबराही लूँगा तो अदालत के काम के अंदर इंटरफेयर होगा। और जस्टिस जिलानी ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने मिनट्स देखे हैं फुल कोर्ट के, तो वहाँ पर फुल कोर्ट ने कहीं इंडोर्स नहीं किया कि उनको ये जो कमीशन बन रहा है उसमें जस्टिस जिलानी का नाम प्रपोज किया हो या फुल कोर्ट इसके पीछे खड़ी हो। तो जस्टिस जिलानी आपको वाज़े तौर पर एक्सपोज करके गए हैं हजूर वाला इस पोजीशन पर बैठे हुए। अगर आप में हिम्मत नहीं थी कि आप ये पूरा सच बोलते तो सोशल मीडिया के कंधों पर ये सारी चीज़ डालकर पतली गली से निकलने की आपकी कोशिश क्यों है? हजूर वाला, आप ही थे जो सोशल मीडिया के लोगों से वीलॉग्स करवाते थे, अपने खत प्रिंट करवाते थे, लेकिन आज आपने अदालत में कहा कि पिटिशन दायर होने से पहले मीडिया पे चल जाती है। आपके खत चीफ जस्टिस को और दूसरे लोगों को पहुंचने से पहले मीडिया पर कैसे चलते थे? क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये मुनाफ़कत नहीं है? क्या महज़ब माशरों में ऐसा होता है? बहरहाल आज की समाअत की तरफ आते हैं। ये तो आपके ऊपर बात हो गई बहुत सारी। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज ये भी कहा, ये एक और रिमार्क है जो मैं बाद में बताता हूँ, कि मई में मेरी मुलाकात हुई, उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, वो भी एक मुनाफ़कत थी सर। लेकिन पहले आते हैं कि आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मामले को दबाने की, डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश की। अटॉर्नी जनरल को बहुत वक्त दिया, बार बार बोलने दिया, बार बार झूठ बोलने दिया, बार बार मामले को डाइवर्ट करने दिया। काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे, लेकिन फिर एक सानहा हो गया आज की समाअत में, और वो सानहा हुआ कि जस्टिस अतर मिनल्ला फॉर्म में आ गए। उन्होंने फिर काजी साहब को भी और पूरे मुद्दे को घसीट के दरमियान में ले आए और उन्होंने कहा इस मौजू के ऊपर बात करें। बहुत ही खूबसूरत रिमार्क्स थे जस्टिस अतर मिनल्ला के। उन्होंने कहा कि अतर मिनल्ला ने कहा कि अदलिया को अंदर से ख़तरा है, अदलिया के अंदर से साजिश है, बाहर से नहीं है। साख बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, ये सब कुछ बहुत पहले से होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन्हें टोकने की और उनको चुप करवाने की कोशिश की और ये कहा कि लग रहा है ये मेरे बारे में बात हो रही है, तो जस्टिस अतर मिनल्ला सीधे हो गए और जुड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, पहले मुझे बात कंप्लीट करने दें। उन्होंने काजी साहब को रोक दिया, जो काजी साहब उन्हें टोक कर उनकी बात को डाइवर्ट, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आज काजी साहब बार बार बातों को डाइवर्ट कर रहे थे। अतर मिनल्ला सीधे हो गए, जुड़ गए। उन्होंने कहा मुझे टोके मत, मुझे पहले बात ख़त्म करने दें। उन्होंने कहा कि अदालत मुलव्वस थी और है जो कुछ हो रहा है। पहले भी अदालतों के अंदर से साजिशें हो रही थी, कानून और इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फैसले हुए हैं
उनकी वजह से अदालतों की साख ख़त्म हो गई है और ये सब कुछ जारी है। हकीकत का सामना करें, सारे प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सबको पता है कौन कर रहा है, क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। ये हकीकत का सामना करना पड़ेगा और हमें प्रिटेंड करना बंद करना पड़ेगा। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि 5 लोगों को ज़मानत दी गई। ये वही वाक़या है जो हमने आपको बताया था कि 9 मई के वाक़यात में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अदालत के अंदर प्रोसिक्यूशन के मुंह से झाग निकल रही थी, कोई जवाब नहीं था। 9 मई का पूरा बयानिया हवा में उड़ गया था। उस दिन पांच लोगों को 9 मई के वाक़े में ज़मानत दी थी अदालत ने, और फिर रावलपिंडी के एक डिप्टी कमिश्नर ने अगले दिन ही, हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात अपने जूते की नोक पर रखे थे, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, उनके वालिद को भी गुजरांवाला डिवीज़न से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर फार्म 47 के तहत MPA बनाया गया। तो वो अपनी पूरी जो वफादारी है वो तो चौधरी निज़ामुद्दीन को और नून लीग को देंगे। तो DC रावलपिंडी ने उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वो चीज़ मेंशन कर रहे थे जस्टिस अतर मिल्ला, और उन्होंने सीधा कहा कि ये पहले से हो रहा है और अभी भी हो रहा है और हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अदालत के अहकामात को फ्रस्ट्रेट किया गया, हवा में उड़ाया गया, और एक DC ने, जिन लोगों को ज़मानत दी गई, उस फैसले को उड़ा कर रख दिया। जस्टिस अतर मिल्ला ने, मैंने आपको बताया कि जस्टिस काजी फायजी साहब काफ़ी हद तक कोशिश कर चुके थे और डाइवर्ट कर रहे थे, मामलात को घसीट कर दरमियान में लाए, और उसके बाद काजी साहब के पास कोई जवाब नहीं था और आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी 9 मई के अंदर जो ज़मानत हुई थी और DC की जो मुदाखलत थी उसके ऊपर भरपूर बात की, और उन्होंने ये कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर नहीं दबा सकते। जजेस का ख़त जो है ये अलमिया है, पढ़कर जो हकीकत सामने आई हम सबको उसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर नहीं दबा सकते। जो हो रहा है वो सबके सामने है और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। फिर काजी साहब ने वजाहतें देना शुरू की, और वजाहत ये दी कि देखें जी, कहा जा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। जब पिछले साल मई में मेरे से मुलाकात हुई तो उस वक्त मैं चीफ जस्टिस नहीं था, मेरे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं थी, मैं तो एक जज था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। काजी साहब, दोबारा महज़ब माशरों में इस तरह की मुनाफ़कत नहीं की जाती सर, जैसी आप कर रहे हैं। आप उस वक्त बिल्कुल चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन आप वही जज थे जो किसी तीसरे मुकदमे के अंदर, जी हाँ, किसी इर्रेलेवेंट मुकदमे के अंदर बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर ले आते थे, ऑब्जर्वेशन और फैसले मोड़ के उस तरफ ले जाते थे। और यहाँ तक नहीं, बल्कि आप इतने तगड़े और ताकतवर थे हजूर वाला कि मुकदमा कोई और होता था, उसके अंदर आप ऑर्डर पास कर देते थे और उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के बेंच को समाअत करने और एक्शन लेने पर रोक देते थे। आप इतने ताकतवर थे। और अब जान की अमान पाऊं तो आपकी ये स्टेटमेंट मुनाफिकाना है कि आप कह रहे हैं कि उस टाइम मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं था, मैं क्या करता। आप एक ख़त ही लिख देते, आप तो ख़त लिखने में माहिर थे। हर दूसरे दिन कभी इसको ख़त लिखते थे, कभी उसको ख़त लिखते थे। ख़तो ख़ताबत में तो आप माहिर बने हुए थे। और आज कह रहे हैं कि पिटीशन फाइल होने से पहले ही मीडिया में आ जाती है। तो हुजूरे वाला, उस वक्त तो आपका ख़त अभी आपके डेस्क से निकलता नहीं था तो मीडिया पे आ जाता था। इसी सोशल मीडिया, इन्हीं सहाफ़ियों को, इन्हीं व्लॉगर्स को, सबको आपने इस्तेमाल किया जब आपको सूट करता था। और आज लंदन एग्रीमेंट के तहत आपको 5 साल, पाँच नहीं, शायद आपको 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए। और आप उस 3 साल की एक्सटेंशन के लिए तमाम कानून, आइन, इख्तियारात और रवायात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और साथ मिले हुए और कहते हैं कि 1 साल पहले मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। आप हिस्सा हैं हजूर इस सब का जो जजेस के साथ हुआ, और 1 साल से आप खामोश बैठे रहे। इससे बड़ी मुनाफकत आप क्या कर सकते थे। उन्होंने फिर कहा कि अगर आज कुछ हो रहा है तो नोटिस में लाएं। काजी साहब ने एक और मुनाफिकाना स्टेटमेंट दी माजरत के साथ। उन्होंने कहा कि अगर आज भी कुछ हो रहा है, क्योंकि अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये पहले भी होता आया है और अभी भी हो रहा है, और अदालत में जजेस के खत से वाजे हो गया कि मुदाखलत जारी है, जिस पर काजी साहब ने कहा कि अगर आज भी कुछ हो रहा है तो मेरे नोटिस में लाएं। काजी साहब, ये नोटिस में कैसे लाते हैं, ज़रा हमें भी बताइए। 5 ये जो 6 जजेस हैं, ये पिछले साल मई में आपको मिले, नोटिस में लाए। अब आप कहते हैं तब मैं चीफ जस्टिस नहीं था, तो अक्टूबर में बन गए थे, तब आप कुछ कर लेते। आप तो खामोश हैं, तब तक खामोश रहे जब तक इन्होंने ख़त नहीं लिख दिया। और जब ख़त भी लिखा तो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर आपने सारे मसले को दबाने की कोशिश की, और आज भी आपने इसको दबाने की कोशिश की है। और मैं इस व्लॉग के आखिर पर बताऊंगा कि कैसे आपने एक फाइनल डेस्परेट एफर्ट किया है इस सारे मामले को दबाने की। तो आप ये गलत कह रहे हैं कि आपकी
आपकी इन्फॉर्मेशन में ये लाया जाए अगर मुदाखलत हो रही है। आपको नज़र नहीं आ रहा, आपको पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ जो हुआ, पाकिस्तान पूरे के साथ जो हुआ, जिस तरीके से लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की तबाही कर दी गई, आपको नज़र नहीं आ रहा। माज़रत के साथ क्या आप गूंगे हैं, बहरे हैं, नज़र नहीं आता? क्या मसला है? किसी और दुनिया में रहते हैं, आपको क्यों नज़र नहीं आता आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है? जो आपसे रिलेटेड खबर होती है वो तो आप 5 मिनट में तरदीद करने के लिए टहलते हुए आते हैं और एक वीलॉगर्स को आप इंटरव्यू देते हैं, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ आपको नज़र नहीं आता। बहरहाल अगली बात ये कि मैंने जैसे आपको बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस नईम अफ़गान ने बहुत ही तगड़ी स्टेटमेंट्स दी। मैंने दोनों की स्टेटमेंट्स तो आपको बता दी, लेकिन अगली स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ जस्टिस मंदोखेल की। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अदालत में बैठा हर जज आज़ाद हो। आज जब यहाँ से उठ के जाऊँ तो मुझे पता हो कि मैं आज़ाद हूँ और मेरे से बाद में आने वाला भी आज़ाद है, और हमारे ऊपर प्रेशर ना हो और हम आज़ादी से फ़ैसले करें। उन्होंने आज़ादी मांग ली। उसके बाद जस्टिस नईम अफ़गान ने भी कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, अदालती इख्तियारात में कमी लाई जा रही है, अफसोसनाक है और इसको नहीं होना चाहिए और इसको बंद होना चाहिए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस नईम अफ़गान ने भरपूर रिमार्क्स दिए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस हलाली जो है मुसरत हलाली, वो खामोश रहीं कदरे, और जस्टिस काजी फ़ायज़ जो सातवें थे, उन्होंने सारे मामलात को डाइवर्ट करने की भरपूर कोशिश की। बहरहाल जब अतर मिनल्ला साहब ने सवालात की अटार्नी जनरल से, तो काजी साहब उनको रेस्क्यू करने की नाकाम कोशिश करते रहे। जिन जिन जजेस ने तगड़े सवालात या तगड़े रिमार्क्स दिए, फ़ौरन काजी साहब आ जाते थे और किसी ना किसी तरीके से रेस्क्यू करने की कोशिश करते थे या मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे। और फिर उन्होंने अज़ खुद नोटिस लेने पर एक मौके पर तो वकीलों की क्लास लेना शुरू कर दी कि अगर आप अज़ खुद नोटिस को सपोर्ट करते हैं तो आपको वकालत छोड़ देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मीन मामला डाइवर्ट करने के लिए, बजाय इसके कि अटॉर्नी जनरल अतर मिनल्ला साहब के सवालात का जवाब दें, वो मामलात को डाइवर्ट करते रहे। बहरहाल अगली समाअत का उन्होंने ऑर्डर किया है, और अगली समाअत में काजी साहब ने यह भी कहा कि हम ये बता दें कि आज जजेस कम मौजूद थे, अगर यहाँ पर जजेस मौजूद होते तो हम फुल कोर्ट बनाते। अगला जो हम जो समाअत करेंगे वो फुल कोर्ट में करेंगे और उसमें तमाम जजेस होंगे। यहाँ पर ये आपको याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर यह कह चुकी है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं जब इन्होंने फुल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जाकर एक रुकनी कमीशन के ऊपर शहबाज शरीफ से मुलाकात की, एक रुकनी कमीशन बनने दिया और उस सारे मामले के अंदर ये शामिल रहे। ये अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, इसलिए इस बेंच में इन्हें नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब काजी साहब ने फुल कोर्ट की तो बता दिया कि फुल कोर्ट बनेगा, लेकिन जो इसमें डंडी मारी है, जो 2 नंबरी की है, पहले ईद को बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया कि ईद की आमद है, तब तक जजेस दूसरी जगहों पर हैं, मैसर नहीं होंगे तो फुल कोर्ट नहीं बन सकती। अब ईद जो है वो आपको पता है कि 9-10 तारीख के आगे पीछे है, आज 3 तारीख है, तो हफ्ते के बाद ईद है, तो आप 15 तारीख, 14 तारीख, 13 तारीख किसी टाइम भी आप इसकी समाअत रख सकते थे। 29 अप्रैल को इसकी समाअत रखी है। जी हाँ, अब यहाँ पर काजी साहब ने 2 नंबरी की है, या आप ये कहें कि उन्होंने बदयांती की है सारे मामले पे, कि इसको दबाने के लिए उन्होंने जो फुल कोर्ट रखी है वो पहले ईद का बहाना लगाया कि जजेस इधर नहीं हैं, ईद के बाद होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, तो ईद के बाद तो फिर 13-14 तारीख को रख लेते, इकट्ठे ही 15 दिन एक्स्ट्रा जो है वो आगे जाकर डाल दिया। तो 3 तारीख से अब 29 अप्रैल की तारीख डाली है। मामला भरपूर तरीके से दबाने की कोशिश की है ताकि उतनी देर तक चौधरी निज़ामुद्दीन जो है वो इन जजेस को किसी ना किसी तरह से निपटे। यही नहीं, काजी फ़ायज़ साहब ने इन जजेस पर भी एतराज़ात किए हैं, बजाय उनके साथ खड़े होने के। ये कहा है कि उनके पास तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार तो था, तो लीजिए ना कार्रवाई आप जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि इन जजेस ने ख़त लिख दिया था, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों नहीं तौहीन अदालत शुरू की, क्योंकि वो भी आप ही के साथ हम ख्याल हैं सारे मामले के अंदर। तो बजाय इसके कि जजेस के साथ खड़े होते, वो उन्हीं जजेस को तनकीद करते रहे कि उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की। मीन उन्हीं को कंट्रोवर्शियल बनाने की इन्होंने आज कोशिश की। बहरहाल कुछ और बातें भी थीं जो इन्होंने सोशल मीडिया पे कहीं और मतीउल्लाह जान साहब ने उसके जवाब दिए। आज ज़रा वक्त कम है, वीलॉग लंबा हो गया, इसलिए आज आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन किस दिन दोबारा इस पर बात करेंगे। आज की ये भरपूर जो कार्रवाई थी, इसका खुलासा यही है कि काजी साहब प्रेशर में
थे, डाइवर्ट करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक का नाकाम हुए, लेकिन आखिर पर कुछ कामयाबी भी मिली। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।